हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम थर्ड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो जैसे जैसे चलते आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आज हमारा नया टॉपिक है और वो है प्रोसेस ऑफ oogenesis यानी अंड जनन की प्रक्रिया। ये डायग्राम दे रखा है और इसमें अंड जनन की प्रक्रिया समझा रखी है। देखो, शुक्र जनन और अंड जनन हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा बच्चों। गैमेटोजेनेसिस में दो चीजें थी, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया। इसकी 3 स्टेप होती हैं, मतलब 2 स्टेप में काम करता है, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और शुक्र का अंतरण। तो अब हम गैमेटोजेनेसिस के अंदर दूसरी स्टेप है जो oogenesis को हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में आप कहोगे अंड जनन। अंड जनन का मतलब होता है अंडे का निर्माण, और यहाँ पर ओवम किस प्रकार से बनता है आप इस चीज को अच्छे से समझ लो। देखो, जो ओवरी होता है, ओवरी की जो लेयर थी मैंने आपको बताई थी, जो आउटर लेयर है उसको आप जर्मिनल एपिथेलियम कह रहे थे, यानी जनन उपकला कह रहे थे। जनन उपकला की जो सेल्स होती हैं उनको आप प्रीमोडियल जर्म सेल कहोगे। ये प्रीमोडियल जर्म सेल जो होती है बच्चों 2n होती है, द्विगुणित होती है, और इस द्विगुणित कोशिका में क्या क्या होगा वो आप समझ लो। तो यहाँ पे आपको प्रीमोडियल जर्म सेल दिखा रखी है, जैसे मैंने ये डायग्राम में समझाया उसी को आप आगे करके देख रहे हो। ये प्रीमोडियल जर्म सेल है। इस प्रीमोडियल जर्म सेल को आप आदि जनन कोशिका भी कह सकते हो हिंदी में। इस प्रीमोडियल जर्म सेल में लगातार समसूत्री विभाजन होंगे। लगातार समसूत्री विभाजन होंगे, जिसके फलस्वरूप अनेक उगोनियम सेल बनेंगी। ये जो बन रही है उगोनियम सेल है। अब यहाँ पे तो एक से ही समझा रखा है, एक तो बनेगा नहीं, बहुत सारे बनेंगे। अच्छा, ये जो प्रोसेस है उगोनियम बनने की, ये जो फीमेल जब एम्ब्रियो अवस्था में रहती है, अपनी माँ के पेट में रहती है, तभी उसके अंदर उगोनियम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके जन्म के बाद उगोनियम बनने की प्रोसेस रुक जाती है, प्रोफेज में आके रुक जाता है। उसके बाद में जब वो यूथ बनती है, 14 एज में आ जाती है, तब जाके वापस से उगोनियम डिवाइड करते हैं। तब तक उसके पास 60 से 80 हज़ार उगोनियम बचते हैं। और टोटल जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरी के अंदर 2 मिलियन के लगभग उगोनियम होते हैं, 20 लाख के लगभग। लेकिन बाकी के सारे नष्ट हो जाते हैं, उनमें 60 से 70 हज़ार ही बचते हैं। अब ये जो फेज है यहाँ तक कि इसको आप कहोगे गुणन प्रावस्था। इसको आप गुणन प्रावस्था कह रहे हो। गुणन प्रावस्था के बाद में बहुत सारे उगोनियम आपस में गुच्छा बना लेते हैं, जिसको आपने पहले भी लिखा एगनेस्ट कहोगे। इसमें से एक सेल, एगनेस्ट की एक सेल आकार में बड़ी हो जाती है। जैसे जो बड़ी होती है एनलार्ज यानी बड़ा होना, अब जो बड़ी हो गई उसको आप प्राइमरी oocyte कहेंगे, प्राथमिक oocyte। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी 46 गुणसूत्र है, यहाँ पे भी 46 गुणसूत्र है, यहाँ पर भी 46 गुणसूत्र है। गुणसूत्रों के अंदर कोई कमी नहीं हो रही, क्योंकि जो डिवीजन चल रहा है वो अब तक कौन सा, यहाँ पे तो कोई डिवीजन चला ही नहीं। जो डिवीजन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, समसूत्री। अब वर्दी प्रावस्था जब इसमें आ जाती है, वर्दी प्रावस्था के साथ साथ ही अर्धसूत्री विभाजन प्रथम भी चालू हो जाता है। ये वर्दी भी चलती रहती है, अर्धसूत्री विभाजन भी चलता रहता है, दोनों चीजें साथ साथ हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, यानी अर्धसूत्री, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये जो फेज है इसको आप वर्दी प्रावस्था कहोगे, सिर्फ इतनी फेज को, इस फेज को। इसके बाद में ये जो फेज है उसको आप परिपक्वन प्रावस्था कहोगे।
इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जिसके फलस्वरूप 2 सेल बनती हैं, आकार में असमान होती हैं, अनइक्वल सेल होती हैं। एक सेल बड़ी होती है, एक सेल छोटी होती है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 22 थे और यहाँ पे 44 थे और यहाँ पे 22 हो गए। इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, क्योंकि डिवीजन भी कौन सा हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। यहाँ तक बात पहुँच जाती है तो 2 सेल बनती हैं, उनमें एक को सेकेंडरी oocyte कहते हैं, एक को पोलर बॉडी कहते हैं, ध्रुवीय का। सेकेंडरी oocyte जो होता है वो अब अंडाशय से बाहर निकल जाता है। सेकेंडरी oocyte अंडाशय से बाहर निकल जाता है अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के दौरान और फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद स्पर्म के आने का वेट करता है। स्पर्म के आने का वेट करता है। जैसे ही स्पर्म उसके नज़दीक आता है तो वो दूसरा डिवीजन कर देता है हाथों हाथ ही, सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप इस ये जब टूटेगा तो 2 पोलर बॉडी ही बनेगी और ये जब टूटता है तो इसमें एक पोलर बॉडी और एक अंड कोशिका बनेगी। ध्यान रखिए, जो अंड कोशिका होती है वो डायरेक्ट अंडोत्सर्ग के दौरान बाहर नहीं निकलती, पहले सेकेंडरी oocyte निकलता है, उसके बाद में अंड कोशिका निकलती है। ये अंड कोशिका निकल कर बाहर आ जाएगी, एम्पुला में पूछेगी, इससे स्पर्म जुड़ जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। ये पोलर बॉडी है, ये जो पोलर बॉडी है 4, ये नष्ट हो जाएंगे भाई, इनका कोई काम नहीं रहता, ये नष्ट हो जाएंगे। ये आपकी oogenesis की प्रक्रिया बड़ी सिंपल सी है, जैसा आपने उसमें पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, वैसा ही oogenesis में है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। पहली जो प्रावस्था होती है गुणन प्रावस्था, उसमें समसूत्री विभाजन हो गए। दूसरी जो प्रावस्था होती है वर्धी प्रावस्था, इसमें बनने वाले सभी उगोनिया आपस में गुच्छे में चले जाएंगे, इनमें से एक उगोनिया आकार में बड़ा हो जाएगा, इसको प्राइमरी oocyte कहेंगे। फिर यहाँ जो डिवीजन होगा उससे 2 सेल बनेगी, एक फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो होता है वो अंडाणु को, उसको ओवरी को तोड़कर बाहर आ जाता है और फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद वापस से अपना डिवीजन करता है और अब बनाता है वो मैच्योर oocyte, या फिर आप इसको ओवम कह सकते हो। ओवम जुड़ जाएगा शुक्राणु के साथ। शुक्राणु के साथ जब ये अंडाणु जुड़ता है तो इस प्रक्रिया को आप निषेचन कहोगे। क्लियर? तो निषेचन की बात हम आगे करेंगे। तो यहाँ तक हमारी बात होती है कंप्लीट। तो हमने oogenesis का टॉपिक क्लियर किया है। गेमेटोजेनेसिस के अंदर हमने बताई 2 बात आती हैं कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी सेम ही है, बस उसमें कोई पोलर बॉडी वगैरह नहीं बनते, आप ये ध्यान रखोगे। इसमें पोलर बॉडी बनती है, उसमें बनने वाली जो सेल है शुक्राणु पूर्वी चारों के चारों काम आती है। इसमें बनने वाली 4 सेल में से सिर्फ 3 तो जो होती हैं वो खराब ही रहती हैं, एक ही काम आती है। तो काफ़ी बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो प्रश्न ऐसे दे दिया गया कि स्टार्ट के अंदर जो प्राइमरी oocyte हैं वो 20 हैं, तो बनने वाली जो सेल्स हैं वो हम कितनी बनेगी। तो थोड़ा अंदाजे से काम करोगे आप। ऐसे प्रश्न दे दिया जाए कि ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है, और उसमें आप क्या बता रहे थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यदि ये 1 है, 10 है तो कितनी सेल बनेंगी, उसमें 4 बनेंगी, इसमें तो 1 ही बन रही है, क्योंकि इसमें तो चारों के चारों काम आ रही हैं। वो 1 से 4 हिस्से हुए थे, चारों के चारों शुक्राणु बना लेंगे। इसमें 1 के जब 4 हिस्से होते हैं ये, तो इनमें 3 तो खराब होती हैं जिनको पोलर बॉडी कहते हैं, एक ही काम में आता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की। निषेचन चाहे प्लांट में बात कर लो चाहे एनिमल्स में बात कर लो, डेफिनेशन दोनों की सेम ही है। निषेचन का मतलब ये होता है युग्मकों का मिलना, जिसमें एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। जब नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, युग्मक का मिलना कह सकते हो आप, युग्मक का संलयन कह सकते हो आप, युग्मकों का आपस में जुड़ना कह सकते हो, संयोजन कह सकते हो। ये टेक्निकल वर्ड कोई भी यूज कर सकते हो, वैसे ज़्यादा बेटर रहता है संलयन होना। युग्मकों का आपस में संलयन होना निषेचन कहलाता है। अब आपको एक बात याद रखें, नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो निषेचन,
लेकिन नर और मादा कैंडिडेट जब आपस में मिलते हैं तो वो निषेचन नहीं होता है, वो निषेचन नहीं होता है, वो मैथुन प्रक्रिया हो जाती है, फिजिकल रिलेशन मेंटेन हो गए वो। तो ध्यान रखिए, इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नर और मादा का मिलना युग्मक है, नहीं, नर और मादा युग्मकों का मिलना क्या है, निषेचन है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। यहाँ पे कुछ स्टेप दिखा रखी है, फिर मैं वैसे भी बात करूंगा। ये जो लेयर है येलो कलर की और इसके साथ ये अलग कलर दे रखा है, यहाँ तक की जो लेयर है ये सारा ओवम है, एग, अंडा है। ये बाहर स्पम आ रहे हैं, स्टेप बाय देखें तो कांटेक्ट में आया पहले स्पम, इसके कांटेक्ट में आ गया, जैसे ही कांटेक्ट में आया एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, इसमें कुछ एंजाइम निकले, जैसे हाइलुरोनिडेज, एक्रोसिन, जो आपको मैंने लिखवाए थे। ठीक है, ये बाहर निकल जाते हैं और फिर इसको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं अंडाणु की भित्ति को। जैसे टूट जाती है तो फिर स्पर्म न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, शुक्राणु में भी तो केंद्रक होता है, वो अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, स्पर्म प्लाज्म मेम्ब्रेन ये अंदर चला गया। उसके बाद में ये जब अंदर चला जाता है तो कॉर्टिकल रिएक्शन और होती है, इसके अंदर की जो लेयर होती है, ये बाहर की लेयर, इसको कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें एक रिएक्शन होती है। तो ओवरऑल ये स्टेप वाइज 4 स्टेप देखिए, आपको ये डायग्राम समझा रखा है, आप इसको बना लेना अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी डिटेल नहीं दे रखी, तो आप बना लेना, काम आएगा, याद जल्दी हो जाएगा। हम अब स्टेप बात करते हैं, जैसे युग्मकों का निकट आना। भैया आप बोल रहे हो कि युग्मक जब पास आएंगे तभी तो युग्मनज का निर्माण होगा, तो शुक्राणु अंडाणु के पास जाना चाहिए। न कि अंडाणु शुक्राणु के पास आता है, सिर्फ शुक्राणु ही अंडाणु के पास आता है, उसकी थोड़ी सी दूरी होती है बस, बाकी ज़्यादा रास्ता तो किसको तय करना पड़ता है, स्पर्म को तय करना पड़ता है। तो शुक्राणु अंडाणु के पास जाएगा, तो शुक्राणु अंडाणु के पास जब जाता है तो कौन कौन सी क्रियाएं होती है, भाई निकट आएगा तब ही प्रोसेस चालू हो सकती है, ऐसे तो प्रोसेस चालू होंगी नहीं। तो शुक्राणु का अंडाणु के पास चले जाना, तो इसमें कौन से स्टेप शामिल करोगे कि भाई जब वीर्य सेचन होता है, जब वीर्य सेचन होता है, वीर्य सेचन क्या होता है कि मादा के जनन पथ में पुरुष साथी द्वारा वीर्य का स्खलन होना, वीर्य सेचन। वीर्य सेचन जो है, इस वीर्य के अंदर 100 मिलियन के लगभग 1 ml में बता रखा था। ठीक है, स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, इतने सारे शुक्राणु जो हैं वो सारे के सारे वहाँ कितनी भी दूर तक जाएं, लेकिन जब क्रिया करके एक ही अंदर जाएगा, बाकी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्पर्म है, ये जैसे ही वीर्य सेचन होता है तो ये यादृच्छिक गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। ठीक है, यादृच्छिक गति करते हैं, रेंडमली गति करते हैं। रेंडमली गति का मतलब यहाँ से वीर्य स्खलित हो गया है, वीर्य यहाँ पे स्खलित हो गया है, ये स्पर्म जा रहे हैं, स्पर्म जा रहे हैं, स्पर्म जा रहे हैं, तो ये रेंडमली गति करेंगे। रेंडमली का मतलब ये होता है, यादृच्छिक या रेंडमली गति का मतलब एक तो तीव्र करेंगे, एक रेंडमली गति करेंगे। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे ऐसे नहीं एक ही चाल में चलना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, एक ही चाल में नहीं चलते, रेंडमली चलते हैं, इधर उधर इधर उधर कैसे भी आड़े तिरछे चलते जाते हैं। तो इसको आप कहोगे यादृच्छिक गति। कौन सी गति? यादृच्छिक। तीव्र होती है, ये तेज होती है तुरंत। पहले सर्विक्स, फिर यूट्रस और फिर फैलोपियन। पहले सर्विक्स में जाते हैं स्पर्म, फिर यूट्रस में होते हुए फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शुक्राणु जो गति करते हैं वो अपनी खुद की मूवमेंट से चलते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स काम आता है, लेकिन
एंजाइम का नाम, हार्मोन का नाम बताया था मैंने, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है ये स्पर्म में होता है। जब आपने शुक्राशय के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने लिखवाया था कि शुक्राशय तरल में प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी पाया जाता है। ये यहाँ पे काम करेगा। ये जैसे ही वीर्य अंदर चला जाता है और एक फीमेल की जो पीयूष ग्रंथि है उससे एक हार्मोन रिलीज हो जाता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। याद रखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उसका एक ही काम होता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करवाना, कि चीज़ों को संकुचित करना। तो ऐसी कंडीशन में जब वीर्य स्खलन होता है उसी दौरान फीमेल की जो प्यूटेटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा और साथ साथ स्पर्म जो है वो जब डोनेट किए गए, मतलब डाले गए वीर्य सेचन के जरिए, वीर्य के अंदर थे, तो उनमें एक एंजाइम का नाम बताया मैंने आपको, इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये दोनों मिलके इस जो गर्भाशय की जो दीवारें इनमें कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट करवाने से जो वीर्य यहाँ तक था वो सारा, मतलब यहाँ तक था, ये सारा खींच के ऊपर आ जाएगा। नेचुरल प्रोसेस होती है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, सारा खींचकर ऊपर आ जाएगा। ऊपर खींचकर आ जाता है, फिर इसकी आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आप ये बात बता रहे हो कि गति करते हुए उसके पास चले जाते हैं, शीघ्र ही क्या होता है कि अंडाशय से अंडाणु निकलता है और झालर द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये झालर नहीं होती यहाँ पे, इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है और इस ओस्टियम छिद्र द्वारा अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पे एम्पुला होता है, एक फूली हुई संरचना होती है, यहाँ आ जाता है और यहाँ पे आने के बाद शुक्राणु के आने का वेट करता है। शुक्राणु जब आ जाता है तो ये अपना वापस से डिवीजन कर देता है और अब इससे जो निकल के आता है वो अंड कोशिका होती है। पहले तो सेकेंडरी oocyte आया था, अब ओवम आ जाएगा। ये ओवम इसके साथ मिल जाता है, जैसे ये मिल जाता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है और जाइगोट फिर आगे आ जाता है। इसके अलावा कोई भी जाति का स्पर्म हो और कोई भी जाति का ओवम हो, सेम स्पीसीज जब रहेगी तो उनके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो अन्य जाति के स्पर्म को ग्रहण नहीं करने देती। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो जो स्पर्म है और ओवम है उनमें आप याद रखोगे, जो ओवम है उसमें एंटी फर्टिलाइजीन और इसमें फर्टिलाइजीन, इसमें फर्टिलाइजीन प्रोटीन पाया जाता है और इसमें एंटी फर्टिलाइजीन ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है इसकी लेयर पे। ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं वो एक दूसरे से कंजुगेट होते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी किसी जाति का स्पर्म आ रहा है, जैसे मानव जाति के पास किसी दूसरी जाति का स्पर्म आ रहा है, तो वो भले ही चला जाए लेकिन उसको वो ओवम एक्सेप्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। समझ में आ गई? इसीलिए स्व निषेचन का मतलब यही होता है, स्व अपने अंदर ही निषेचन होना। और एक तरीके से ये कैपेबल होती है, जो फीमेल है उसमें जो ओवम होता है बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है, हर किसी जाति के स्पर्म को वो ग्रहण करता ही नहीं है। तो आपको ये भी बताना है इसके अंदर, ठीक है। इतनी बात हमने किस में कर ली, युग्मकों के निकट आने में, ठीक है। क्या क्या बताया आपने कि भाई वीर्य सेचन होगा, शुक्राणु रैंडमली गति करेंगे, पहले सर्विक्स से, फिर यूट्रस से, फिर फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे, शीघ्र ही अंडाणु भी आ जाएगा। दोनों एम्पुला में एक ही समय पे पहुंच गए तो निषेचन हो जाता है, और अलग अलग टाइमिंग पे पहुंचे तो निषेचन नहीं होगा। इसके अलावा शुक्राणु की सतह पर फर्टिलाइजीन और अंडाणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजीन ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जो पर निषेचन को रोकता है। हर किसी मतलब होता है कैपेबल होना, कोई चीज का कैपेबल होना, यानी स्पर्म से एक जीव का निर्माण होना है तो स्पर्म की क्वालिटी तो चेक होनी चाहिए ना। अब ये क्वालिटी जो चेक होनी चाहिए ये हम डॉक्टरों के पास नहीं करवाएंगे, ये तो तब होता है जब बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी स्पर्म की क्वालिटी कौन चेक कर रहा है? योनि मार्ग जो होता है वो खुद ही स्पर्म की क्वालिटी चेक कर लेता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि योनि मार्ग जो है वो ही स्पर्म की क्वालिटी चेक कर लेता है। तो जो योग्य है वो आगे जाएगा और जो योग्य नहीं है वो मर जाएगा। इसी चीज को हम कहते हैं शुक्राणु का योग्यतार्जन। योग्यतार्जन के लिए जैसे ही शुक्राणु रिलीज किए जाते हैं तो आपको पता है योनि का जो
पाथ होता है, जो पथ होता है, वो थोड़ा एसिडिक होता है। तो जितने शुक्राणु मरने होते हैं, आधे से ज़्यादा तो वहीं मार दिए जाते हैं। उसके बाद उनकी आगे की मूवमेंट, उनकी गति रुक जाती है, ठीक है? और वो पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं योनि मार्ग से। तब उनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा करके ये इनको योग्यता हासिल होती है। योग्यता जो छोटे जीव होते हैं, उनमें अधिवर्षण या वर्षण के द्वारा भी हासिल होती है। तो शुक्राणु का योग्यतार्जन आप किसे कहोगे? किसी शुक्राणु द्वारा अपनी जाति के अंडाणु को निषेचित करने की जो प्रक्रिया है, निषेचित करने की क्षमता हासिल कर लेना, शुक्राणु का योग्यतार्जन कहलाता है। क्या बताओगे कि जो स्पर्म है, स्पर्म के द्वारा ओवम को निषेचित करने की क्षमता हासिल करना, निषेचित करने की क्षमता प्राप्त करना, इसको आप शुक्राणु का योग्यतार्जन कहोगे। तो 2 स्टेप हो गई, पहले तो निकट आए, अब वो योग्यता लेगा ताकि आगे चला जाए। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं अंडे का भेदन। देखो अंडे का भेदन कुछ इस प्रकार से होता है। ये स्पर्म गया, जैसे स्पर्म इसके टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आने के बाद ये 2 एंजाइम छोड़ देता है। एक तो हाइलुरोनिडेज और एक एक्रोसिन। तो हाइलुरोनिडेज पहले बाहर के कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है। ये जैसे मान लो इसके बाहर कोरोना रेडिएटा है, ये टूट जाता है पहले तो। और फिर एक्रोसिन अंदर की लेयर जिसको आप कहते हो जोना पेल्यूसिडा, उसको तोड़ता है। तो याद रखिए हाइलुरोनिडेज कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है और जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने के लिए एक्रोसिन काम आता है। जैसे ये टूट जाता है तो अब ये इसके कांटेक्ट में चला गया, तो अंदर की जो प्लाज्म है, प्लाज्म यानी अंडाणु की जो वाल है, सेल वाल तो नहीं होगी, हम तो प्लांट की तो बात कर नहीं रहे। तो इसकी जो वाल है, जो इसकी झिल्ली है, ये जैसे यहाँ ऐसे टूट गया ये लेयर, इसकी वाल जो होती है इसे बाहर आ जाती है इससे। इस चीज़ को आप निषेचन शंकु कहते हो। शीघ्र ही ये जो स्पर्म होता है वो निषेचन शंकु के तुरंत आने के बाद अंदर का प्रवेश कर जाता है। भक्षण प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ये जो अंडा, देखो फेगोसाइटोसिस का मतलब ये हो, यहाँ पे एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अंडाणु शुक्राणु को खाने की प्रक्रिया करता है, लेकिन एक्चुअल में उसको मारता नहीं है कि वो खा जाए, उसको नष्ट कर, उसको खाने की यानी उसके हेड पार्ट को पकड़ के अंदर खींचने की कोशिश करेगा। अब इसका काम यहाँ तक फिनिश हो जाता है स्पर्म का, इसने लेयर वगैरह तोड़ दी, निषेचन शंकु बन गया। ये निषेचन शंकु इसके चारों तरफ ऐसे कवर करके इसको अंदर की तरफ खींच लेगा और ये जो स्पर्म है वो अंदर आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रहे सिर्फ स्पर्म का जो हेड पार्ट अंदर आता है तो पूंछ तोड़ दी जाती है प्रक्रिया द्वारा। फिर स्पर्म का सिर्फ केंद्रक केंद्रक अंदर आ जाता है और ये जो केंद्रक होता है, एक केंद्रक तो स्पर्म का होता है, एक केंद्रक पहले से अंडाणु का था ही। एक केंद्रक तो स्पर्म का है और एक केंद्रक पहले से किसका था? अंडाणु का। यहाँ पर क्या होता है कि जो अंडाणु का केंद्रक है ये टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है अंडाणु का केंद्रक, और टूटकर वापस से जुड़ जाता है। पहले टूटता है फिर वापस से जुड़ जाता है। ऐसा करने से इसने अपनी बाहर की झिल्ली हटा दी, मतलब जो केंद्रक झिल्ली होती है वो हटा दी। हम प्लाज्म की बात नहीं कर रहे, हम अंडाणु की झिल्ली की बात नहीं कर रहे, हम केंद्रक के झिल्ली की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको प्लाज्म कहते हैं, या अंड द्रव बोल दो आप, प्लाज्म। तो पहले तो क्या होगा कि जो अंडाणु का जो केंद्रक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और टूटने से टूट के फिर वापस से इकट्ठा होगा, जिसके कारण उसने अपनी लेयर उतार देता है, वो अपनी केंद्रक झिल्ली को छोड़ देता है। ऐसी कंडीशन में अब इस केंद्रक को आप कहोगे पूर्व केंद्रक, मादा पूर्व केंद्रक। क्या कहोगे? मादा पूर्व केंद्रक। शीघ्र ही ये जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है अंदर तो आ ही गया, अब ये प्लाज्म को इकट्ठा करता है, इस द्रव को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है।
अंडाणु के अंदर जो द्रव भरा रहा है उसको खींचना स्टार्ट कर देता है और फूल जाता है। फूलने से इसकी लेयर भी टूट जाती है। समझ में आ गई बात? तो फिर ये भी मतलब बिना झिल्ली वाला हो जाता है। तो ये भी बिना झिल्ली वाला हो गया। इसको आप कहोगे नर पूर्व केंद्र। अब शीघ्र ही जब इतना काम हो जाता है तो जो चीज बीच में दिक्कत कर रही थी, जो मेम्ब्रेन दिक्कत कर रही थी, वो हट गई। अब हटने के बाद ये दोनों एक हो जाएंगे, न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। इस प्रक्रिया को आप पूर्व केंद्रकों का संलयन कह सकते हो। आप जैसे पूर्व केंद्रक आपस में मिलेंगे तो उनका संलयन कह सकते हो आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यही बात है पूर्व केंद्रकों का निर्माण या उभय मिश्रण। पूर्व केंद्रकों का निर्माण और उनका आपस में मिलना ही उभय मिश्रण है। तो पूर्व केंद्रक कैसे बनेंगे? मैंने आपको बताया पूर्व केंद्रक कैसे बनेंगे कि भाई सबसे पहले अंडाणु है, अंडाणु का केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, वापस से सुसंगठित हो जाएगा, इसके कारण उसकी झिल्ली टूट जाती है, केंद्रक झिल्ली। शीघ्र ही शुक्राणु का जो केंद्रक है वो ऊप्लाज्म से पोषक पदार्थ ग्रहण करता है और खुद फूल जाता है, इससे उसकी झिल्ली भी उतर जाती है। फिर दोनों आपस में मिल जाते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को आप उभय मिश्रण कहते हो और इसके बाद में जायगोट बन जाता है। ये आपकी यहाँ तक की बात हमने क्लियर कर दी। तो निषेचन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।